हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि पेंशनर्स की आईटीआर को कैसे फाइल किया जाता है। चाहे आपको सैलरी मिल रही हो, चाहे आपकी रेंटल इनकम आ रही हो, चाहे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कोई इनकम आ रही है, आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, पेंशनर्स कौन कौन से डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके केस में कौन कौन से डिडक्शंस एप्लीकेबल होते हैं। कंप्लीट प्रोसेस हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरी आईटीआर को हमने यहाँ पर कवर किया है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर आपका कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स बन रहा है, कोई टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, तो आपको किस तरह से उसको पे करना है। और पे कर देने के बाद एक जो बहुत ज़रूरी काम आपको करना है, जो आप लोग नहीं करते हैं और जिसकी वजह से आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है, वो भी आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप लोग गलती करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हम फाइल नाउ पर जाएंगे। असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल कंटिन्यू, ITR 1। अब हमने यहाँ पर ITR 1 को क्यों सेलेक्ट किया है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज़ बता देते हैं। अगर आपकी पेंशन इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है FD से या सेविंग बैंक से, साथ ही आपकी रेंटल इनकम भी है, तो अगर ये सारी इनकम आपकी हैं तो आप ITR 1 फाइल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास शेयर्स इनकम भी आ रही है, आपने इंट्राडे भी किया हुआ है या आपने FNO में ट्रेड किया हुआ है, तो फिर आप ITR 2 या फिर ITR 3 को सिलेक्ट करेंगे। इंट्राडे और FNO के केस में ITR 3, और अगर आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जहां पर कि शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन होता है, जहां पर कि हम इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करते हैं कुछ पीरियड के लिए, तो उस केस में आप ITR 2 फाइल करेंगे। पेंशन इनकम के साथ साथ कुछ पेंशनर्स को बिजनेस रिसीट्स भी आती हैं, वहाँ पर TDS डिडक्ट होता है सेक्शन 194J में। अगर आपको पेंशन मिल रही है और साथ में आपकी बिजनेस रिसीट्स भी आ रही हैं, तो फिर आप ITR 4 को फाइल करेंगे। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें सिर्फ एक ही ITR फाइल करनी होती है। एक ही ITR के अंदर आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको कहाँ कहाँ से इनकम दिखानी है। ऐसा नहीं है कि आपको ITR 1 भी फाइल करनी है सैलरी के लिए या पेंशन के लिए, और आपको ITR 2 भी फाइल करनी है कैपिटल गेन को दिखाने के लिए। तो आप एक ही ITR फॉर्म का यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं और उसी ITR फॉर्म में हम सारे हेड ऑफ इनकम दिखाते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से इनकम रिसीव हो रही है। ये बहुत बेसिक सी बात थी जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हमें ITR 1 और ITR 2 दोनों फाइल करनी है, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया, इसीलिए कि हमें 2 ITR फाइल नहीं करनी होती हैं। हम सिर्फ एक फॉर्म का सिलेक्शन करते हैं बेस्ड ऑन आवर इनकम कि हमें कहाँ कहाँ से इनकम रिसीव हो रही है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न को क्यों फाइल कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आप फर्स्ट नंबर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम की है, आप सिर्फ TDS का रिफंड क्लेम करने के लिए फाइलिंग कर रहे हैं, जैसे कि FD का इंटरेस्ट है उस पर TDS डिडक्ट होता है, कोई पेंशन इनकम आपकी नहीं है या फिर पेंशन इनकम इतनी कम है कि वो बिलो एग्जेम्पशन लिमिट आ रही है, तो आप अदर्स पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हाउसवाइफ्स के केस में होता है, जो भी हाउसवाइफ्स सीनियर सिटीजन हैं उनके पास सिर्फ FD होती है जिस पर कि वो TDS को एज अ रिफंड क्लेम करना चाहती हैं, तो वो अदर्स पर क्लिक करके इस ITR को फाइल कर देंगी और अपना TDS का रिफंड ले लेंगी। तो अभी हम यहाँ ऊपर क्लिक कर देते हैं कि हमारी टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, मतलब कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3 लाख रुपए से ऊपर की है, और अगर आप बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं तो इनकम आपकी 2.5 लाख रुपए से ऊपर की है। कंटिन्यू। अब सबसे पहले यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं। यहाँ पर आपको अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी जो कि ऑटो पॉपुलेट होती हैं। आपको यहाँ पर एडिट कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ से आपको सिलेक्शन कर लेना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, PSU हैं, या फिर अगर आप पेंशनर्स हैं तो यहाँ पर अलग से कैटेगरी है, पेंशनर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU और अदर पेंशनर्स यानी कि प्राइवेट पेंशनर्स। और इसके बाद एक लास्ट में है नॉट एप्लीकेबल, ये उस केस में सेलेक्ट करते हैं जबकि हम फैमिली पेंशन के ITR फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं अदर पेंशनर्स, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं जो कि पेंशन, जिन्हें की पेंशन मिल रही है। नीचे आएंगे तो फाइलिंग सेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी टिक्ड है। अगर आप ओरिजिनल ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 139(1) में फाइल करनी है, और अगर आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर रहे हैं यानी कि आप
ओरिजिनल वाली पहले फाइल कर चुके हैं और कुछ मिस्टेक हो जाने की वजह से आप इसे दोबारा फाइल कर रहे हैं, तो आप सिलेक्शन करेंगे सेक्शन 139(5) का। और इन केस आपकी 31 जुलाई निकल जाती है, आप ITR फाइल नहीं कर पाते हैं और गवर्नमेंट ये डेट एक्सटेंड भी नहीं करती है, यानी कि ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई पर एंड हो जाती है, तब आपकी ये जो ITR है ये बिलेटेड ITR कहलाई जाएगी और तब आप ये सेक्शन 139(4) इस सेक्शन के अंदर अपनी ITR को फाइल करेंगे। इसके बाद हमें जाना है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115 BAC। तो अगर हम यहाँ पर येस पर क्लिक करते हैं तो हमें कोई भी डिडक्शंस अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम में से नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 80C में कुछ क्लेम किया हुआ है, आपके पास 80D में मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम है या मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हैं, सेक्शन 80 TTA में सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का डिडक्शन है, सेक्शन 80 TTB में सीनियर सिटीजन्स को जो FD का इंटरेस्ट मिलता है उसका डिडक्शन है। इसके अलावा पेंशन के अमाउंट से हमें 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, वो डिडक्शन है। तो ये सारे डिडक्शंस आपके डिसअलाउ हो जाते हैं और यहाँ पर जो आपकी टोटल इनकम बन रही है, जितनी भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, सीधे सीधे उसके ऊपर टैक्स रेट लगता है। अगर आप हाई इनकम ब्रैकेट में आते हैं, जैसे कि आपकी इनकम 20-25 लाख तक है, तो उस केस में जब आप न्यू टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा बजाय इसके कि आप ओल्ड में जाएं। लेकिन अगर आपकी इनकम कम है, 10, 12, 15 लाख है, तब आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है कि आप ओल्ड में ही रहें और जो भी आपके वैलिड डिडक्शंस हैं उनको क्लेम कर लें। डिडक्शंस को क्लेम करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जिस भी डिडक्शन का वैलिड प्रूफ है, जो भी हमारे पास रिसीट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने डिडक्शन को क्लेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी सेक्शन के अंदर कोई भी अमाउंट डाल दिया। इस तरह से फेक डिडक्शंस क्लेम करने वालों को बाद में काफ़ी परेशानी हो जाती है। इसी वजह से वही डिडक्शंस आप क्लेम करिए जिनकी आपके पास वैलिड रिसीट है। इसके बाद नीचे बैंक डिटेल्स आती हैं। यहाँ पर आपको किसी भी एक बैंक को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें कि आप अपना रिफ़ंड चाहते हैं और ये बैंक आपका वैलिडेटेड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर नॉट प्री वैलिडेटेड लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन ये जो बैंक है आपका, ये यहाँ पे वैलिडेटेड लिखा होना चाहिए, तभी आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड आ पाएगा, वरना आपको फिर बाद में उसको री इशू करवाने में बहुत समस्या आती है। इसलिए पहले से ही इसे सब ठीक से करके रखिए। यहाँ पर आपको सारे बैंक अकाउंट्स ऐड करने होते हैं जो भी आपके इंडिया के अंदर हैं। तो यहाँ पर आप ऐड अनदर करके अपने दूसरे बैंक्स को भी ऐड कर सकते हैं। कंफर्म कर देंगे। अब आते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम पर। यहाँ पर सबसे पहले सैलरी एग्जेम्पशंस हैं। तो पेंशनर्स के केस में सैलरी एग्जेम्पशंस नहीं होते हैं, उन्हें पेंशन मिलती है। एग्जेम्पशंस यहाँ पे ज़्यादातर उस केस में होते हैं जहाँ पर कि आप स्टिल एम्प्लॉयड हैं और आपको फॉर्म 16 मिल रहा है, तो एम्प्लॉयर यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस आपको दे देता है, जैसे कि अलाउंसेस हैं या HRA है। तो इस वाले पोर्शन को हम स्किप कर देते हैं, नीचे कंटिन्यू कर देंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी है, जिसमें कि हम अपना पेंशन का अमाउंट देंगे। सैलरी और पेंशन दोनों ही इसी हेड में जाते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पर हम एडिट पर क्लिक करेंगे। अब हमें सबसे पहले अपने फॉर्म 26AS और अपने AIS स्टेटमेंट दोनों को ओपन कर लेना है। ये दोनों डॉक्यूमेंट हमने पहले से इसलिए ओपन नहीं करे क्योंकि इन दोनों डॉक्यूमेंट का एक टाइम पीरियड होता है और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ये दोनों लॉग आउट हो जाते हैं। अगर आप पहले से इनको ओपन करके रखेंगे तो ये बार बार लॉग आउट हो जाएंगे, इसलिए जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ी है तभी हम इसे ओपन करते हैं। अब ये AIS स्टेटमेंट है जहाँ पर कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, लेकिन यहाँ पर पेंशन का अमाउंट नहीं है। अगर आपके पेंशन के अमाउंट से कोई भी TDS डिडक्ट होता है तो ये आपको अपने AIS में मिल जाता है और साथ ही आपको अपने फॉर्म 26AS में भी ये अमाउंट मिल जाता है कि आपका पेंशन का अमाउंट कितना है। कई बार ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको अपनी पासबुक से देख लेना है कि आपको एक्चुअल में कितनी पेंशन मिल रही है। अगर आपकी पेंशन अमाउंट पर कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होता है तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा TIS में, तब आपको अपने बैंक स्टेटमेंट से देखना है कि आपका पेंशन अमाउंट कितना है और वही आप अपने ITR में फिलअप करेंगे। लेकिन अगर TDS डिडक्ट हो रहा है तो फिर आपको यहाँ से अमाउंट मिल जाएगा, TIS में भी मिल जाएगा, साथ ही फॉर्म 26AS में भी मिल जाएगा। दोनों में सेम अमाउंट होना चाहिए।
अगर यहाँ पर पेंशन का अमाउंट गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपको फॉर्म 16 को चेंज करवाना होगा, अपने एम्प्लॉयर से बात करनी होगी, वो अपनी TDS रिटर्न को रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद ही ये सब यहाँ पर TIS में और 26AS में चेंज हो पाएगा। इतना सब कुछ करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो इसलिए हम जिस तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है 26AS में उसी तरह से अपनी ITR को फाइल कर देते हैं। बाद में आप अपने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करके 26AS को चेंज करवा सकते हैं अगर वहाँ पे गलत पेंशन रिफ्लेक्ट हो रही है, और फिर आप अपनी ITR को रिवाइज़ कर सकते हैं। चलिए ITR पर आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर अपना पेंशन का अमाउंट देना है। मान लेते हैं कि हमें 30,000 पर मंथ की पेंशन रिसीव हो रही है, तो पूरे साल की इनकम हो गई 3,60,000। इसके बाद यहाँ पर बाकी के जो कॉलम्स दिख रहे हैं जो कि इररिलेवेंट हैं उन्हें हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। एग्जाम्प्ट अलाउंसेस ये भी डिलीट कर देंगे। नेट सैलरी 3,60,000, इसमें से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया जो कि ऑटो कैलकुलेट होगा 50,000। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी या फिर पेंशन 3,10,000 सेव कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि हमारी जो पेंशन इनकम है ये 5 लाख रुपए से कम की है, हमें रिबेट मिल जाता है और हमारी टैक्स लायबिलिटी नील हो जाती है। तो इसी वजह से बहुत से एम्प्लॉयर आपकी पेंशन की इनकम पर TDS डिडक्ट नहीं करते हैं और तब ये आपको अपने फॉर्म 26AS में भी नहीं मिल पाता है। तो आपको हमने बता दिया कि आप अपनी पासबुक से या बैंक स्टेटमेंट से देख लीजिए कि आपको कितनी पेंशन रिसीव हो रही है और फुल अमाउंट आप यहाँ पर दे सकते हैं। सैलरी के बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड डिटेल्स। अब यहाँ पर है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपके पास 2 केस हो सकते हैं, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है आपका हाउस या फिर लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर टिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इनकम कुछ नहीं दिखानी है, लेकिन अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और उसके इंटरेस्ट पोर्शन का आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आप इंटरेस्ट पोर्शन को यहाँ पर दे सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो होम लोन है उस पर इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं और वो इंटरेस्ट अमाउंट है 65,000 का, ये ले लिया हमने, और नीचे यहाँ पर फिगर अपने आप माइनस में आ जाएगी जो कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से एडजस्ट हो जाएगी। और अगर हमने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है और हमें रेंटल इनकम आ रही है तो हमें लेट आउट को सेलेक्ट करना है। तब आपको यहाँ पर ग्रॉस रेंट रिसीव की वैल्यू देनी होगी। मान लेते हैं कि 15,000 रुपये महीने का रेंट आपको मिल रहा है, तो 15,000 इंटू 12 1,80,000 का ये रेंट हो गया, और इस पर यहाँ पर हमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। तो 1,80,000 में से 30% लेस होके नीचे आपकी इनकम आ जाएगी। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 1,26,000, इसे हम ऐड कर देंगे। तो जैसा भी आपको यहाँ पे दिखाना है, आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है या फिर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस तरह से आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। हाउस प्रॉपर्टी के बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर सारे अमाउंट्स आपके ऑटो पॉपुलेट होते हैं, लेकिन आपको एक बार चेक ज़रूर करना है, कभी कभी अमाउंट आगे पीछे भी हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, ये हम अपने AIS से चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। ये बिल्कुल सही रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इसे भी हम AIS से चेक कर लेंगे, ये भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। मतलब कि हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट है AIS के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर आपको डिविडेंड इनकम भी मिल रही होती तो वो भी यहाँ पर ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाती। ऑटो रिफ्लेक्ट अगर नहीं हो रही है तो आप यहाँ ऐड अनदर पर क्लिक करके डिविडेंड को ऐड कर सकते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है। इसके बाद है एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट नहीं है क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर कोई भी टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होती है। ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस से है। अगर कोई भी ऐसी इनकम आपको रिसीव हो रही है जो कि एग्जेम्प्ट है तो आपको रिपोर्टिंग यहाँ पे ज़रूर करनी है। रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो बाद में आपके पास नोटिस भी आ सकता है कि ये इनकम आपने कहाँ से जनरेट की। बाद में जब नोटिस आता है तो फिर आपको काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे या फिर आप नोटिस का रिप्लाई करेंगे, वहाँ से भी कई बार कम्युनिकेशंस होती हैं। तो इन सब में आपका काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है, साथ ही आपका काफ़ी पैसा भी वेस्ट होता है। इसीलिए पहले से ही यहाँ पर सब कुछ डिस्क्लोज कर देना सही रहता है। कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम है यहाँ पे डिस्क्लोज करना मत भूलिएगा। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। कौन कौन सी इनकम्स यहाँ पर एग्जेम्प्ट हैं जो कि आप दे सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम लेस देन और इक्वल टू 5,000 रुपीज़, एनी अमाउंट फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन,
एनी सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ LIC से कोई भी मेच्योरिटी अमाउंट रिसीव होता है तो वो पूरी तरह से एग्जैम्प्ट है, इसे यहाँ पर डिस्क्लोज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अमाउंट, सुपर एन्यूएशन फंड अमाउंट, स्कॉलरशिप्स, कोई स्कॉलरशिप मिली है टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, बच्चों को कभी कभी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो अमाउंट। इसके बाद है अलायंस MP MLA और MLC का अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट, पेंशन रिसीव्ड बाय विनर्स ऑफ परमवीर चक्र और महावीर चक्र, डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, आर्म्ड फोर्सेस फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग ऑपरेशनल ड्यूटी, एनी पेमेंट फ्रॉम अग्निवीर कॉर्पस फंड, और फिर एनी अदर। एनी अदर में आप क्या दे सकते हैं, कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है आपकी, कोई इनहेरिटेड FD का अमाउंट मिल गया आपको। इनहेरिटेड का मतलब है कि जो कि आपके फादर ने आपको ट्रांसफ़र किया है वो अमाउंट आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, या बाय विल कोई अमाउंट ट्रांसफ़र होकर आपके पास आया है तो वो आप दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप बता देंगे कि ये अमाउंट किस तरह से एग्जैम्प्ट है और ये कितने अमाउंट का है, अमाउंट आप यहाँ पर दे देंगे, इसको ऐड कर देंगे। ये ग्रॉस टोटल इनकम का शेड्यूल यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसको कंफर्म कर देते हैं। डिडक्शंस आते हैं। डिडक्शंस में सबसे पहले है डोनेशन। अगर आपने किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कोई डोनेशन दिया है जो कि सेक्शन 80G के अंदर मेंशन्ड है तो उनके लिए आप येस पर क्लिक करके, और यहाँ पर आपको इसके लिए शेड्यूल भी फिल करना होता है तो डोनेशन का अमाउंट दिखा सकते हैं। इसके बाद ज़्यादातर केसेस में जो क्लेम किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च तो नहीं होता ज़्यादातर केसेस में। इसके बाद है सेक्शन 80GG जो कि रेंट का सेक्शन है। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, हाउस रेंट आप पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि जो पेंशनर्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं उनके पास जनरली HRA का अमाउंट नहीं होता है। HRA उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि सर्विस में हैं। तो अगर आप रेंटल इनकम पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80GG में ले सकते हैं। 80GG की कुछ कंडीशंस हैं, 3 अमाउंट यहाँ पर बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिडक्शन क्लेम करना होता है और मैक्सिमम 60,000 का डिडक्शन मिलता है। 60,000 से ज़्यादा आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको कैलकुलेशंस के थ्रू ही देखना है कि कौन सा अमाउंट आपके लिए एलिजिबल है। सेक्शन 80GG पर हमारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप सेक्शन 80GG में कोई भी रेंट क्लेम कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 10BA पहले फिल करना है। फॉर्म 10BA में आपकी सारी डिटेल्स जाती हैं कि लैंडलॉर्ड कौन है, कौन सी जगह पर आप रह रहे हैं, पूरा प्रॉपर्टी का एड्रेस, साथ ही लैंडलॉर्ड का पैन नंबर, आधार नंबर, अमाउंट आप कितना उसे पे कर रहे हैं, कैश में पे कर रहे हैं, चेक में पे कर रहे हैं, सारी डिटेल्स फॉर्म 10BA में जाती हैं। 10BA को E-वेरीफाई करने के बाद आपको वापस यहाँ ITR पर आना है, यहाँ पर आपको अपना अमाउंट डालना है। इसके बाद आप अपनी ITR को सबमिट करेंगे। ITR को सबमिट करने के बाद अगर आप फॉर्म 10BA को फाइल करेंगे तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा और आपका जो इंटीमेशन आएगा उसमें इस डिडक्शन को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C में आपके पास कोई LIC है, PPF है, 5 साल की FDs हैं, NSC में इन्वेस्टमेंट है, होम लोन पे कर रहे हैं तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट है, ELSS म्यूचुअल फंड्स आपने लिए हुए हैं जो कि टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अगर बच्चों की ट्यूशन फ़ीस जा रही है तो ट्यूशन फ़ीस का डिडक्शन भी ले सकते हैं। तो ये सब 80C में कवर हो जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए तक की है, तो आप 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उसकी वैलिड रिसिट होनी चाहिए, ऐसे ही यहाँ पर अमाउंट नहीं डालना है। इसके बाद सेक्शन 80D आता है जहाँ पर कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा क्लेम किया जाता है। सेक्शन 80D पर हमारा कंप्लीट वीडियो है कि यहाँ पर आप कौन कौन से खर्चे क्लेम कर सकते हैं। कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं, ओनली चेक से होना चाहिए, कैश में अलाउड नहीं है। सिर्फ चेक से आप पेमेंट कर रहे हैं वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। 5,000 रुपये का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपको मिलता है जिसमें कि कैश में किया खर्चा अलाउड है। इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंडिचर, कोई भी आपने छोटी मोटी सर्जरी करवाई हो, ऑपरेशन करवाया हो, कोई डेंटल ऑपरेशन करवाया हो या आई सर्जरी करवाई हो, लेकिन पेमेंट आपका चेक के थ्रू होना चाहिए, तो वो खर्चा आप मेडिकल एक्सपेंडिचर में क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा डिडक्शन लेने का मौका नहीं मिलता है, ओवरऑल यहाँ पे 50,000 रुपये की ही लिमिट है। इसके बाद सेक्शन 80E आता है जहाँ पर कि अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं।
इसके बाद सेक्शन 80 TTB है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 का डिडक्शन आपको अपने इंटरेस्ट अमाउंट से मिल जाता है, और यहाँ पर सेविंग बैंक और FD दोनों का ही इंटरेस्ट अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर 50,000 है। और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, आप बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं, तो फिर आप 80 TTA के अंदर अपना डिडक्शन क्लेम करते हैं, जहां पर कि आपको सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है और मैक्सिमम सिर्फ 10,000 तक ही अलाउड है। इसके बाद आता है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। अदर डिडक्शंस में यहाँ पे लिस्ट है, जिसमें कि 80 CCD 1B है, जहाँ पर कि हम NPS में कोई हमने कंट्रीब्यूशन किया है तो वो दिखा सकते हैं। 80 DD है, जिसमें कि क्रिटिकल डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो क्लेम किया जाता है। सेक्शन 80 DDB है, ये भी अगेन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही है। इन दोनों सेक्शंस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इन्होंने डिजीज़ को स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि कौन सी डिजीज़ आपकी 80 DD में कवर होती हैं और कौन सी डिजीज़ सेक्शन 80 DDB में कवर होती हैं। दोनों ही सेक्शंस के अंदर डिडक्शन लेने की लिमिट भी अलग अलग है। इसके बाद सेक्शन 80 EEB है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज़ की है तो उसका डिडक्शन लिया जाता है। फिर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन किया है 80 GGC में क्लेम कर लेंगे। 80 U है इन केस ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी। अगर आपको किसी भी तरह की डिसएबिलिटी है तो आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर से सर्टिफिकेट लेना होता है कि आपकी डिसएबिलिटी कितने परसेंटेज की है, 40% है, 80% है या उसके ऊपर है, तो उस हिसाब से यहाँ पर डिडक्शन मिलता है। अगर इनमें से आपको कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करना है तो आप यहाँ नो पे क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब आता है वेरीफाई योर डिडक्शंस। अगर आपने 80 D में कोई भी डिडक्शंस क्लेम किए हैं तो वो आपके यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। 80 TTB में हमने यहाँ पे 50,000 का डिडक्शन लिया है, क्योंकि हमारे केस में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 50,000 रुपये से ज़्यादा का है, तो हमें पूरा 50,000 यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे कोई भी डिडक्शंस नहीं हैं तो हम कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद आता है टैक्सेस पेड। सबसे पहले है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी इनकम। अगर आपकी पेंशन में से कोई भी TDS डिडक्ट हो रहा है तो वो आपको यहाँ फर्स्ट शेड्यूल में मिलता है। आपको सिर्फ शो डिटेल्स पर क्लिक करना है, चेक कर लेना है कि एंट्री सही से 26 AS से रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि आपको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को भी चेक करना है, साथ ही जो TDS रिफ्लेक्ट हो रहा है उसे भी चेक कर लेना है। कई बार यहाँ पर अमाउंट मिसमैच होते हैं। इसके बाद है डिटेल्स ऑफ TDS फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। अगर आपकी FD इंटरेस्ट से कोई भी TDS डिडक्ट हो रहा है या डिविडेंड से कोई भी TDS कट रहा है तो वो सब आपको यहाँ सेकंड हेड में मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको शो डिटेल्स पर क्लिक करना है और एंट्री को चेक कर लेना है कि आपका जो ग्रॉस अमाउंट है और जो आपका TDS पोर्शन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट 26 AS से मैच करना चाहिए। इसके बाद है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। अगर आपने एडवांस टैक्सेस का पेमेंट किया है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं, नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो आप अपनी चालान की कॉपी से, जो कि आपने डाउनलोड की होगी जब आपने पेमेंट किया होगा, उस चालान से आप यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करते हैं, चालान में आपको ये सारे अमाउंट मिल जाते हैं, BSR कोड, सीरियल नंबर ऑफ चालान, डेट ऑफ डिपॉजिट, और यहाँ पर आपको अमाउंट देना है। और अगर आपने कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट हम तब करते हैं जबकि हमारी ITR में कोई भी टैक्स लायबिलिटी बन रही होती है। जैसे कि हमारी इस ITR में तो कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है, लेकिन अगर आपका FD का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है और आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाती है तो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करके अपनी इनकम को बढ़ा लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से इस पेमेंट को किया जाता है। अब हमने यहाँ पर अपनी सैलरी इनकम यानी कि पेंशन इनकम को इंक्रीज़ कर दिया, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम इंक्रीज़ हो गई है और यहाँ पर हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 71,000 की। अब हमें यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पर हमें पूरी कंप्यूटेशन दिखेगी कि हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, हमने कितने डिडक्शंस क्लेम किए हैं, नेट इनकम कितनी आई, इस पर टैक्स कितना बना, रिबेट हमें मिला कि नहीं, रिबेट नहीं मिला क्योंकि इनकम 5 लाख के ऊपर हो गई। इसमें हमारा हेल्थ एजुकेशन सेस कितना ऐड हो गया, 4% का सेस लगता है। इंटरेस्ट हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि ये सीनियर सिटीजन की ITR है और सीनियर सिटीजन्स के लिए बेनिफिट है कि उन्हें एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया और एंड में आके आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स बन रहा है तो आपको यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। वहीं पर अगर ये ITR बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज की होती तो यहाँ पर अच्छा खासा 3 से 5 हज़ार का इंटरेस्ट यहाँ पे बन जाता।
टोटल टैक्सेस आ गए हैं, कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं, यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ रुपीज़ दिस। यहाँ हम नीचे आएंगे तो हमें पे का ऑप्शन मिलेगा, पे नाउ। पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर अपने आप हाईलाइटेड आ रहा है। इसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 नंबर, ये भी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर आपके मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम रहते हैं कि आप गलत हेड को सेलेक्ट कर लें या आप गलत असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट कर लें। नीचे कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिकमेंड यही करेंगे कि हमेशा पेमेंट आप नेट बैंकिंग से ही करिए, क्योंकि अगर इन केस आपका चालान डाउनलोड नहीं हो पाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, आपका सेशन लॉग आउट हो गया या आप चालान डाउनलोड नहीं कर पाए, आपका कंप्यूटर सेट किसी वजह से शट डाउन हो गया, तो उस केस में हमें चालान रिसीट मिलने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करके अपने चालान की डिटेल्स को ईजिली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो चालान रिसीट को लेने में हमें फिर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए नेट बैंकिंग को ही हमेशा ऑप्ट करिएगा। नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर देंगे, आपके पास चालान रिसीट आ जाएगी। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपने यहाँ पर पेमेंट कर दिया तो उसके बाद आपको उस चालान की रिसीट को अपने ITR में फिलअप भी करना है, तभी तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो निल हो पाएगी। हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, लेकिन जब तक हम उसे अपने ITR में फिल नहीं करेंगे तब तक अथॉरिटीज़ को कैसे पता चलेगा कि हमने पेमेंट किस रिगार्ड में किया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि चालान की डिटेल्स को फिल नहीं करते हैं, यहाँ पर पेमेंट किया और अपनी ITR को फाइल कर दिया, तो वहाँ पर वो वैसे ही आपकी टैक्स लायबिलिटी स्टैंड करती है और फिर आपको नोटिस आ जाता है डिमांड के लिए। पेमेंट हो जाने के बाद आपको फिर से अपने डैशबोर्ड पर जाना है, फिर आप अपने टैक्सेस की डिटेल्स को फिल करेंगे। सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स दोनों की डिटेल्स एक ही तरह से जाती हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको वही चीज़ें डालनी हैं, BSR कोड डालेंगे, चालान नंबर डालेंगे, डेट ऑफ डिपॉजिट और अमाउंट कितना है। अमाउंट को जैसे ही आप डालेंगे और कंफर्म करेंगे फिर प्रोसीड करेंगे यहाँ पर, तो चालान की अमाउंट डालते ही यहाँ पर जो हमारी ये टैक्स लायबिलिटी दिख रही है ये निल हो जाएगी, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है। इसके बाद आप नीचे सिंपली अपनी ITR को प्रीव्यू करेंगे। अभी यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जब आपकी ये लायबिलिटी हट जाएगी तो यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपनी ITR को प्रीव्यू करेंगे और उसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करते टाइम अगर आपके पास कोई एरर आता है तो आपको एरर के ऊपर क्लिक करना है, वो आपको डायरेक्ट उस वाले हेड पर ले जाएगा जहाँ पर कि एरर आ रहा है। अपना एरर सॉल्व करके आप फिर से शीट को वैलिडेट करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट हो जाने के बाद आपको 30 डेज़ के अंदर अपनी ITR को E-वेरीफाई भी करना है। तुरंत आप E-वेरीफाई कर सकते हैं आधार OTP से, और अगर आप तुरंत नहीं करना चाहते हैं तो आप E-वेरीफाई लेटर पर क्लिक करके अपनी ITR को सबमिट कर सकते हैं। बाद में 30 दिन के अंदर आप अपनी ITR को E-वेरीफाई कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है प्रोसेस कि किस तरह से ITR 1 को फाइल किया जाता है पेंशनर्स के लिए जिनकी की पेंशन इनकम है, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है, FD से इंटरेस्ट है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।